नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी 2018 के पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने केवीएस पीआरटी 2013, 2015 और 2017 के पेडागॉजी का पेपर सॉल्व कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण अवरोध हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, दूसरा है लैंगिक असमानताएं, तीसरा है समान स्कूल प्रणाली, चौथा है शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। तो इसमें आप पहला है ए और डी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है ए बी और डी, चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए बी और डी, यानी शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर और लैंगिक असमानताएं और शिक्षण संस्थानों के मानकों में अंतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है? पहला ऑप्शन है वह सामाजिक अपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्य के अनुरूप बनाता है, दूसरा है वह चिंता और संघर्ष से अपेक्षाकृत मुक्त है, तीसरा ऑप्शन है वह भावनात्मक तनाव का सामना करने में नियंत्रण रखने में सक्षम है, चौथा ऑप्शन है वह जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की भावनाएं रखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह सामाजिक अपेक्षाओं को अपने प्राथमिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कल्पना नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है समस्या की स्थिति बनाना, दूसरा है समस्या को समझने, परिभाषित करने और बताने में छात्रों की सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं का समुचित समाधान खोजने में छात्रों की सहायता करना, चौथा ऑप्शन है कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना। इसमें पूछा गया है समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी निगेटिव बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समस्याओं का समुचित समाधान खोजने में छात्रों की सहायता करना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है? आईईपी से सन 2013 में, 15 में, 17 में सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की वर्तमान योग्यता, दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना, तीसरा है सहकारी शिक्षण रणनीति का उपयोग और चौथा है क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना। तो इसमें कहा गया है कि आईईपी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना। आइए देखते हैं आईईपी क्या है। यह विद्यार्थियों को एक शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है जो विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे के लिए डिजाइन किया गया है, जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं पर आधारित है। इस शिक्षा और प्रशिक्षण योजना को वैयक्तिकृत शिक्षा कार्यक्रम यानी आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहा जाता है। यह एक लिखित कथन है जो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों को उनकी वर्तमान संख्या से परे पूरा करने के लिए बनाया गया है। आईईपी विकलांग बच्चों के साथ सभी बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूल प्रशासकों को शामिल करके सहकारी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करता है। आईईपी क्षमता समूहन के आधार पर बच्चों को अलग नहीं करता है, बल्कि यह शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए छात्र पर ध्यान केंद्रित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है? अभिव्यक्ति और साक्षरता के से संबंधित मुद्दे, दूसरा है शब्दावली की मात्रा बढ़ाना, तीसरा है भाषा का उपयोग करने और निर्माण की क्षमता, चौथा ऑप्शन है दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना। इसमें कहा गया है कि बच्चे की क्षमता, भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक
प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, दूसरा है संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, तीसरा है पाठ्यक्रम दक्षताओं को पूरा करना, चौथा ऑप्शन है कक्षा विद्यालय में उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण का एक तरीका नहीं है? पहला ऑप्शन है ट्यूटोरियल, दूसरा है प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र, तीसरा है प्रतिरूपण, चौथा ऑप्शन है डेटा प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष चित्रांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण का तरीका नहीं है, जबकि ट्यूटोरियल क्या है? यह कंप्यूटर पाठ्यक्रम शिक्षार्थी को कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जो कंप्यूटर साक्षरता पर एक बुनियादी ट्यूटोरियल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी सारणी, दूसरा ऑप्शन है सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला कुल योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह। इसमें पूछा गया था एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहला ऑप्शन है छात्रों के बीच सहयोग की मांग, दूसरा है कक्षा का आकार 30 से अधिक हो, तीसरा ऑप्शन है एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तर के छात्रों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करना, चौथा ऑप्शन है उचित टीएलएम की व्यवस्था करना। तो इसमें कहा गया कि बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तरों के छात्रों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है एक बालक एक पसंदीदा पुस्तक लेता है और कहानी को अक्सर संकेत के रूप में चित्रों का उपयोग करके पुनः कहता है, किस प्रक्रिया या चरण घटक में वह प्रदर्शित करता या करती है? पहला ऑप्शन है विवरणात्मक रूप में, दूसरा है वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, तीसरा है अनपेक्षित पठन, चौथा है स्वर विज्ञान संबंधी जागरूकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनपेक्षित पठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वह अच्छे निर्देशात्मक साधनों का उपयोग करता है, दूसरा ऑप्शन है वह छात्रों को सवाल पूछने में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है, चौथा ऑप्शन है वह छात्रों का उच्च अंक प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें कहा गया था शिक्षक अधिक प्रभावी होगा यदि वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता है। ऑप्शन 1 है मित्र बनाने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत समायोजन का एक उच्च स्तर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक योग्यता की एक उच्च अवस्था, चौथा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की एक उच्च अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि सामाजिक परिपक्वता की सबसे अच्छी विशेषता है सामाजिक व्यवस्था के साथ उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की उच्च व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 13 है दो सेटों का मिलान कीजिए। सेट 1 पियाजे के मॉडल में संज्ञानात्मक विकास के चरणों को दर्शाता है और सेट 2 उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। इसमें दिया है संवेदी पेशी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक संवेदी, ये जीन पियाजे का पहला अवस्था संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। तो इसमें मिलान करना है तो संवेदी पेशी अवस्था, इस अवस्था में कौन सा गुण आएगा? संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा विषय स्थायित्व, यानी इसका ए का 2 हो जाएगा, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बी का इसमें आत्म केंद्रित अवस्था आ जाएगा, ये
3 आ जाएगा। और सी का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष, इसमें प्रतिवर्ती चिंतन बच्चा करने लगता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत डी के अंतर्गत ये निगमनात्मक चिंतन या निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक है। और चौथा ऑप्शन है यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है समूह शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है चिंतनशील शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण और चौथा ऑप्शन है पुनः शिक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण। यानी बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझना क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपने कक्षा 5 के लिए गणित की एक परीक्षा की व्यवस्था की है। अधिकांश छात्र इसमें असफल होते हैं। आपको एक और परीक्षा का निर्माण और व्यवस्था करनी होगी, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? योगात्मक परीक्षा, दूसरा है मास्टरी परीक्षा, तीसरा है नैदानिक परीक्षा और चौथा है रचनात्मक परीक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नैदानिक परीक्षा। इसमें देखिए योगात्मक परीक्षा क्या होता है, यह सत्र के अंत में शिक्षार्थी की उपलब्धि के स्तर को मापने के लिए संदर्भित करता है। मतलब ये किसी वर्ष के अंत में जिस कक्षा में आज आप पढ़ रहे हैं उसके अंत में जो परीक्षा ली जाएगी वो योगात्मक परीक्षा है। और मास्टरी परीक्षा क्या है? यह विषय की निपुणता की पुष्टि के लिए शिक्षार्थी की समझ का मूल्यांकन करने के बारे में बताता है। जबकि रचनात्मक परीक्षा क्या है? यह पूरे सत्र में शिक्षार्थी की प्रगति की निगरानी करने के बारे में बताता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा अधिगम, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है संवेदी अनुभूति का बढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम। प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रक्रिया मुख्य रूप से अधिगम का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएं जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है लैंगिक भूमिकाएं, दूसरा है लैंगिक पहचान, तीसरा है लैंगिक विषमताएं और चौथा है लैंगिक स्टीरियोटाइप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक स्टीरियोटाइप। लैंगिक भूमिका क्या होती है? यह पुरुष और महिला की जैविक क्षमताओं के आधार पर उनकी भूमिका के बारे में बताता है। और लैंगिक पहचान क्या है? लैंगिक पहचान यह पुरुष या महिला की किसी भी रूप में स्वयं के आंतरिक विश्वास के बारे में बताता है। जबकि लैंगिक विषमता, लैंगिक असमानता या लैंगिक विषमता या जैविक लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच असमानता को बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भी छात्र की गलत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को फिर से विस्तार से समझना, दूसरा ऑप्शन है छात्र को यह बताना कि आपका उत्तर गलत है, तीसरा ऑप्शन है दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना और चौथा ऑप्शन है समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। यानी किसी भी छात्र की गलत प्रक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उसको समझाना और उत्तर देने का एक और मौका देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूक्ष्म शिक्षण वह तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कम से कम बच्चों की कक्षा को पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है एक अनुकरण स्थिति में शिक्षण, तीसरा है
विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी, और चौथा ऑप्शन है कठिन अवधारणाओं को पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी। आज मैंने अपने इस वीडियो में केवीएस पीआरटी 2018 के पेडोलॉजी के सभी 20 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।